हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो गैसियस स्टेट को कैसे डिफाइन किया जाए? इंट्रोडक्शन। देखिए, ये बात मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाते वक्त भी कही थी। 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बात थोड़ी नई होगी, तो चलिए जानते हैं। एनी गिवन सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू यूनिवर्सल अपोजिंग फोर्सेस। दो यूनिवर्सल अपोजिंग फोर्सेस के वजह से हम जज कर सकते हैं कि हमारा गिवन सब्सटेंस सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। और वो दो अपोजिंग फोर्सेस क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन, किन्हीं दो पार्टिकल, दो एटम के बीच का म्यूचुअल अट्रैक्शन। और दूसरा है एस्केपिंग टेंडेंसी, उनके बीच की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है? तो अगर किसी स्टेट ऑफ मैटर में म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है एस्केपिंग टेंडेंसी से, डेफिनेटली वो सॉलिड होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर कंपैरेबल है, थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो वो लिक्विड होगा। और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो वो गैस होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू यूनिवर्सल अपोजिंग फोर्सेस। जिनके लिए ये नया है वो नोट कर लीजिए, जो पहले पढ़ चुके हैं वो जो इसमें इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लें। जल्दी से नोट करते जाइए। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब कुछ और बातें सीखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, इन्हीं वजह से हम सब्सटेंस को सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में रखते हैं। जैसे वाटर, कई ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो तीनों स्टेट में होते हैं। जैसे वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखते हैं, तो वाटर -10 डिग्री सेल्सियस पे एज अ सॉलिड आइस की तरह काम करेगा। रूम टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस से 30 के बीच में रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, तो ये लिक्विड की तरह काम करेगा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर चले गए तो वेपर बन जाएगा, गैसियस स्टेट की तरह काम करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसियस स्टेट कहां पर उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है? तो गैसियस स्टेट की जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है भाई? प्रेशर कम रखो, लो प्रेशर रखो और हाई टेम्परेचर रखो, क्योंकि ऐसा करने से एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी और म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होगा। और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो गैसियस स्टेट में जाएगा। ओके, नोट कीजिए इसको भी जल्दी से नोट कीजिए, समय मत लगाइएगा। जो चीजें आप पढ़ चुके हैं, जो चीजें आपको लगता है ये बिल्कुल ऑर्डिनरी है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर नहीं नोट करेंगे कोई दिक्कत नहीं। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो नोट कर लीजिए, ऐसा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब जो स्टार्टिंग के जो लेक्चर में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग 11th क्लास के मूल कंसेप्ट में सब पढ़ चुके हैं, उन सबको बातें हम लोग कर चुके हैं, वो सब आप डिटेल में लिख चुके हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट करते जाइए ताकि हम लोग जल्दी से आगे की तरफ बढ़े। ओके, चलिए। मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में एसटीपी, एनटीपी आपको डिटेल में बता चुका हूं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एक बार फिर से बता दूं, याद आ जाए सभी को। स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार, नॉट 1 atm। और नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर हमारा 1 atm है। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 बार, और नॉर्मल प्रेशर 1 atm। तो 1 atm और 1 बार में डिफरेंस है। ओके, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यहां मत लाना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन पर वहां पर जो टेम्परेचर लेते हैं हम वो 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार। एट एसटीपी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 22.7 लीटर होता है। ये सब बातें आपको बता चुका हूं। कहां से आता है? पीवी बराबर एनआरटी से आता है, ये भी बात हो चुकी है। एट 1 atm 273 केल्विन टेम्परेचर, जिसे कई किताब वाले एनटीपी बोलते हैं। तो एनटीपी नाम का वैसे तो कुछ होता ही नहीं है, यहां मैंने एनटीपी को डिफाइन कर दिया है, वही 1 atm 273 केल्विन टेम्परेचर। तब उस टाइम पर जो वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस की वजह से वो कितना आता है? 1 मोल गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 मोल गैस की वजह से अब जो वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर है। तो ये सब आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। अगर आपके लिए कुछ नया लग रहा है तो आप नोट कर सकते हैं।
अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर भी काम चला सकते हैं, या फिर आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो नोट कर सकते हैं। बस जो भी कीजिएगा जल्दी से कीजिएगा ताकि आगे बढ़े। ओके, यहां तक क्लियर है? जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम यूनिट और उनके कन्वर्जन, हालांकि आपको सभी को ये सब बातें पता है, मोल कॉन्सेप्ट वाली ही बातें हैं, जरा जल्दी से इसको देख लीजिए। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? जब आप लोग क्वेश्चन करें तो ये सब बातें पूछे ना, और सभी के पास हो नोट तो ज्यादा अच्छा है, और इनमें से बहुत सारी बातें आपको लर्न हो तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि पेपर में आपको ये कोई नोट्स ले जाने तो देगा नहीं। ओके, चलिए टेम्परेचर स्केल पे बात करते हैं। टेम्परेचर स्केल पे टेम्परेचर हम लोग केल्विन में पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस में पढ़ते हैं और फ़ारेनहाइट में पढ़ते हैं। और ये मैंने आपको एक दिन मोल कॉन्सेप्ट में ये एक लेक्चर में सिखा चुका हूं पूरा, कि अगर हम लोग यहां पर एब्सोल्यूट जीरो की बात करेंगे तो 0 केल्विन उस समय 273 माइनस का 273.15 सेल्सियस में आ जाएगा, और फ़ारेनहाइट में इतना आ जाएगा। अब यहां पर अगर मेरे को ये डिफरेंसेस और इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो आपको याद है मैंने यहां पर 2 रेफरेंस पॉइंट लिए थे, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, और इसी में 273 ऐड कर लेंगे। हालांकि हम लोग 273 ही ऐड करते हैं, 0.15 का कोई मतलब नहीं है, तो 273 ऐड करते ही ये 273 है 373, और फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 32 फ़ारेनहाइट। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां गैप कितने का है? यहां 100 छोटे छोटे कॉलम है, आपको याद आ रहा है? मैंने आपको ये पूरा समझाया था। ये देखिए 100 छोटे छोटे कॉलम है, यहां पर 180 कॉलम है, और यहां पर 100 ही है। तो यहां पर 100 है और यहां 180 है। सेम लेवल के लिए इस वाले स्केल में फ्लूइड को 1.8 टाइम्स फास्ट भागना पड़ेगा, ठीक है ना? 1.8 टाइम फास्ट भागना पड़ेगा, सॉरी इधर वाले में, तभी ये इसके बराबर बनेगा, क्योंकि ये 180 है और यहां पर 100 कॉलम है, तो ये बराबर बराबर पे आ जाएंगे फॉर द सेम लेवल, ठीक है? तो ये रिलेशन क्या हो गया? C माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 इज इक्वल टू K माइनस 273, और डिवाइड में ये गैप 100, यहां पर भी 100 और यहां पर 180, तो ये इतना करेंगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो मैंने ये पूरा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसीलिए लिखने में मैंने भी समय बर्बाद नहीं किया, और आपके पास अगर ये लिखा हुआ है तो आप जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो वो आप नोट कर लीजिए। जैसे कि ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप नोट कर सकते हैं, जो कि आपने पहले से डिटेल में पढ़ रखा है। 1.8 टाइम्स फास्ट भागना पड़ेगा फ्लूइड को, तभी लेवल सेम हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? हालांकि ये सब बातें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, लेक्चर मैं आज का भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर यूनिट एंड कन्वर्जन। प्रेशर यूनिट एंड कन्वर्जन में क्या है? 1 atm, याद है ये 1 atm? ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं? 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। गलत बोलते हैं, प्रेशर को हाइट के बराबर नहीं रख सकते। 1 atm क्या होता है? प्रेशर ड्यू टू द हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, है ना? 1 बार क्या है? 75 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। 1 atm इज इक्वल टू 1.01 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं। बार और एटीएम में ये देख लीजिए रिलेशन, ध्यान रखिएगा। 1 बार इज इक्वल टू 0.987 atm, ठीक है? तो ये बार और एटीएम में ये रिलेशन होता है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए सब। ओके, जल्दी तो नहीं कर रहा हूं ना मैं, क्योंकि ये सब पढ़ा चुका हूं मूल कॉन्सेप्ट में। फिर से इसी को खींचूं उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम बर्बाद है। इसलिए इसको जल्दी से पढ़िए ताकि कुछ नया हम लोग सीख सके, कुछ नया हम लोग पढ़ सके। ओके, अब ये सारी चीजों की जरूरत जरूर पड़ेगी गैसियस स्टेट में। कभी आपको प्रेशर किसी दूसरे यूनिट में देगा, है ना, डाइन पर सेंटीमीटर में दे दिया। अब आप पूछोगे कि कहां से देखें, क्या करें, कितना होता है, तो एक जगह लिखा होगा तो ज्यादा अच्छा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसके बारे में सबसे पहली बार रिपोर्ट किसने किया था? इवांजेलिस्ता तोरेसिली, है ना, ये हैं इवांजेलिस्ता तोरेसिली साहब। तो जरा जल्दी से देख लीजिए इनके बारे में, सुन लीजिए। फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्होंने ही किया था विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट 1643 में।
ओके, अब इन्होंने क्या किया, एक सील्ड ट्यूब को इन्वर्ट करके रख दिया था मरकरी कॉलम में। चलिए देखते हैं वो वाला डायग्राम भी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मरकरी बैरोमीटर देखिए, यहाँ पर ये एक एंड इसका क्लोज है, एक एंड ओपन था। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, मरकरी फिल किया, थंब लगाया और उल्टा करके इन्वर्ट करके इसको इसमें रख दिया। तो इस लिक्विड में, इस टब के अंदर जो ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको बीकर के अंदर, इसमें पहले 1 एटीएम हर जगह लेवल बराबर होगा तो 1 एटीएम प्रेशर होगा। तो उतनी जगह पर मैंने यहाँ पर ये ट्यूब लगा दी, तो यहाँ पर ये जो प्रेशर, ये जो हाइट क्रिएट हुई वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्रिएट हुई। तो हम लोग ये जो बोलते हैं 1 एटीएम बराबर 760 mm या 76 सेंटीमीटर, बहुत ही गलत और बहुत ही गंदा बोलते हैं। फिजिक्स में भी बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी बोलते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिर भी गलत बोलते हैं। तो सही क्या स्टेटमेंट है, 1 एटीएम इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द हाइट ऑफ 760 mm ऑफ HG कॉलम या 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम। ओके, इसके बारे में भी मैंने आपको पूरा बताया था और इन सब पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर चुका था, ये देख लीजिए आप, है ना। तो हायर एल्टीट्यूड में क्या होगा, लोअर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, देखिए एट हायर एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल, ज्यादा बेस्ट वर्ड क्या है, अबव द सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये हाइट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस देन 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जैसे बिलो द सी वाटर अगर हम जाएं तो बिलो द सी वाटर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, जैसे 1 की जगह 1.5 हो गया, 1.2 हो गया, तो प्रेशर जो भी बढ़ेगा उस वजह से इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, है ना। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हाइट अचीव हुई। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिलो द सी लेवल पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर इज ग्रेटर देन, ये देखिए लिखा है ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन 76 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट कीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है जल्दी से नोट करते जाइए। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है, पहला लेक्चर है, तो भी आप पूरा नोट कर सकते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नोट करने का मैं समय नहीं दे पा रहा हूं आपको। ओके, यहां तक समझ में आया मरकरी कॉलम के बारे में। जल्दी से देखिए, अब जल्द ही पुराना खत्म हो रहा है, अब कुछ नया आएगा तो नया सीखने को मिलेगा। चलिए हटाते हैं इसको। अच्छा, ये सब बातें मैं कर चुका था, 1 एटीएम 760 नहीं होता है, याद आ रही होगी कुछ आपको भूली बिसरी बातें, है। मरकरी की डेंसिटी क्या है, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इस हिसाब से अगर kg पर मीटर क्यूब में वाटर की डेंसिटी देखूं तो कितनी हो जाएगी, 1000। 1 एटीएम 760 या 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम नहीं होता है, ये बात मैंने पूरा आपको समझाया था, P बराबर H⍴g करके। तो ये आता है 1.091 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल में भी बोल सकते हैं। चलिए, ये आपका दोस्त है, इसका कन्फ्यूजन था, ये भी आपको याद आ रहा होगा। What will be the height of the mercury column if I replace mercury by water? अभी आपको याद है इसका आंसर, बताइए। अगर मरकरी हटा दिया जाए, अगर मरकरी को वाटर से रिप्लेस किया जाए तो हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम अब क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ द कॉलम क्या होना चाहिए। What will be the height of mercury column if I replace mercury by water? आंसर बोलेंगे। चलिए देखता हूं पुरानी कितनी बातें आपको याद है। 10 क्या हिमांक, 10 मीटर, अच्छा ठीक है, 10 मीटर बता रहे हैं। और कोई आंसर देगा, और कोई आंसर देगा। 10 मीटर, 10.3 मीटर, चलिए देख लीजिए, ये भी मैंने आपको बताया था। 76 सेंटीमीटर तब था जब हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम आता था, 76 सेंटीमीटर जब मरकरी भरते थे। मरकरी और वाटर की डेंसिटी में चेंज कितना आया, वाटर में 1000 kg पर मीटर क्यूब है और मरकरी में 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब 13.6 से इस हाइट में मल्टीप्लाई कर दें तो लेवल बराबर हो जाएगा, है ना। डेंसिटी सेम हो जाएगी, जैसे वाटर को रिप्लेस किया, मरकरी को रिप्लेस करके वाटर लाए तो बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। मतलब इतनी हाइट ले आएंगे तो वही प्रेशर जनरेट होगा जो कि मरकरी में जनरेट हो रहा था। तो ये आंसर डायरेक्ट 76
इंटू 13.6। ओके, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड, सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से नया है, तो मैनोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीजर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते थे, मरकरी बैरोमीटर। अब प्रेशर को अगर हमें मीजर करना है तो एक यू शेप ट्यूब का एक एपरेटस है जिसमें कि किसी भी गैस के प्रेशर को मेजर करते हैं और इसको बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर आपने सुना भी होगा फिजिक्स में भी। दो टाइप के मैनोमीटर होते हैं, एक ओपन एंड मैनोमीटर होता है और एक होता है क्लोज एंड मैनोमीटर। हम दोनों के बारे में बात करेंगे और फिर एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल केमिस्ट्री का, मतलब मैनोमीटर आपको कितना अच्छे से समझ में आया, इसमें केमिस्ट्री भी थोड़ी सी यूज करके एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अपनी आंखें खुले रखिएगा और दोनों कानों को बिल्कुल अच्छे से खोल के रखिएगा, है ना। तो ध्यान से सुनिए बातें, और हालांकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बातें नहीं है क्योंकि आप फिजिक्स में भी पढ़ते रहते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, तो ये सब नॉर्मल बातें हैं। बस आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं केमिस्ट्री में, ये मुझे जानने में मैं इंटरेस्टेड हूं, इसीलिए आपको यहां पे पढ़ा भी रहा हूं। ओके, तो मैनोमीटर में सबसे पहली बात आती है ओपन मैनोमीटर कैसा होता है, जो एक एंड से ओपन होगा। देखिए इस बीकर में या इस जार में कोई गैस है, अभी ये स्टॉप कॉक से मैंने यहां पर बंद कर रखा है इसको, ठीक है, यहां से कोई गैस आ नहीं रही अभी, ठीक है। और यहां पर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ये ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर लग रहा होगा, 1 atm, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर यहां पर इन दोनों का लेवल क्या है, सेम आ रहा है। देखिए मरकरी लेवल क्या दिखा रहा है, सेम, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मरकरी लेवल दोनों का सेम है, इसका मतलब ये इस गैस का प्रेशर 1 atm के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यही तो बोलेंगे। P atm इज इक्वल टू P ऑफ द गैस। समझ में आया, क्योंकि लेवल क्या है दोनों का, सेम आ रहा है। यहां पर ये लेवल चेक कीजिए, ये वाला, ये दोनों लेवल क्या है, सेम है, इनमें कोई भी हाइट में चेंज नहीं आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू P atm, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 1 atm प्रेशर। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये ओपन मैनोमीटर है। अब इसी ओपन मैनोमीटर में हाइट में अगर चेंज आएगा तो गैस के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसे रिलेट करेंगे, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो कभी हाइट ऑफ द कॉलम इधर बढ़ेगा, कभी हाइट ऑफ द कॉलम इधर बढ़ेगा, या बराबर रहेगा। तीन ही केस हो सकते हैं, बराबर वाली मैंने बात आपको बता दी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तीनों केस आपके सामने, ये ओपन एंड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे लग रहा है, और ये इस कंटेनर के अंदर गैस भर रही है, गैस फिल है। अभी यहां पर देखिए ध्यान से, दोनों का लेवल, यहां पर दोनों का लेवल सेम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P गैस के बराबर है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, P गैस इज इक्वल टू P atm, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हाइट में चेंज आ रहा है, तो बताइए किधर का प्रेशर ज्यादा होगा, किधर का प्रेशर कम होगा। इसमें हाइट में अब चेंज आ गया, डेल्टा H इधर ज्यादा है, इस वाले में डेल्टा H इधर ज्यादा है। तो पहले इधर की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर, यहां का जो प्रेशर है, जब यहां और यहां था, सेम सेम लेवल था, तो P atm P गैस के बराबर था, है ना। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर इधर बढ़ा होगा तभी इसकी हाइट इधर राइज हुई होगी। तो ये जो P atm है दैट इज ग्रेटर देन P गैस। कितना बड़ा है, P atm इज इक्वल टू P गैस प्लस, अब देखिए हम लोग H लिख देते हैं यहां पर, ये गलत कर रहे हैं। अगर प्रेशर के फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो हाइट की वजह से जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, H rho G। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये एटीएम या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ लेकर आए हैं तो आप यहां पर आप क्या समझते हो, सीधा मीटर सेंटीमीटर लिखने से काम हो जाएगा,
तो नहीं होगा, तो आपको यहां पर h रो जी पूरा लिखना पड़ेगा, तब वो प्रेशर के बराबर होगा। दूसरी बात, अगर कभी भी हाइट ड्यू टू मरकरी कॉलम की बात की जाए, जैसे 1 एटीएम की वजह से जो हाइट जनरेट होती है वो 76 होती है, तब आप यहां पर हाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इधर क्या देख रहे हैं, इधर गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो इधर वाले में P गैस इज ग्रेटर देन P एटीएम। ठीक है, तभी ये हाइट इधर ग्रो कर रही है। तो P गैस किसके बराबर होगा, तो ये हमारा P गैस इज इक्वल टू P एटीएम प्लस H रो जी, H रो जी प्लस H रो जी। ओके, प्रेशर ड्यू टू हाइट H क्या बन जाएगा, H रो जी। देख लीजिए जल्दी से, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कुछ पूछना है क्या, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? मैनोमीटर समझ में आ रहा है, ओपन मैनोमीटर? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। नो डाउट, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गई ना बात? मतलब इधर की तरफ अगर हाइट बढ़ रहा है तो इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, और वो इस हाइट प्लस प्रेशर ऑफ द गैस। इधर का अगर हाइट बढ़ रहा है तो इधर का मतलब ये गैस का प्रेशर ज्यादा हुआ, तो ये P गैस इज इक्वल टू P एटीएम प्लस H रो जी। क्लियर है? क्लोज मैनोमीटर देखते हैं। चलिए, क्लोज मैनोमीटर में क्या है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर ये वाला एंड मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये वाला एंड हमारा क्लोज हो गया, ये एंड क्लोज हो गया। और अगर ये एंड क्लोज हो गया तो ऐसे में हम क्या चेक करेंगे, यहां वैक्यूम तो नहीं है। तो जैसे यहां पर देखिए, यहां पर वैक्यूम है। कई बार आप लोगों ने न्यूमेरिकल में यह नाम सुना होगा, इवैक्यूएटेड फ्लास्क। तो देखिए, अगर लेवल सेम है तो यहां का प्रेशर यहां के प्रेशर के बराबर होगा। अब अगर यहां वैक्यूम है तो ये फ्लास्क कैसा हो जाएगा, इवैक्यूएटेड, कोई प्रेशर नहीं बनेगा यहां पर। समझ में आ रहा है? और अगर यहां वैक्यूम की जगह अगर यहां गैस आ जाए और लेवल सेम है तो यहां पर भी गैस होगी, तो इस गैस का प्रेशर इस गैस के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो कब है, जब इन दोनों का लेवल भी सेम है, तब है। चलिए बताता हूं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। लेवल सेम है, इस वजह से इवैक्यूएटेड फ्लास्क है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे ये देखिए केस नंबर 1, यहां पर देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। इस केस नंबर 1 में यहां पर कोई गैस रखी है, गैस 1, यहां पर गैस 1 है। ओके, और यहां पर गैस 2 है। ओके, अब लेवल सेम होते, अगर ये लेवल यहां पर ये H हाइट नहीं होती, ये पूरा लेवल बराबर होता, अगर ये लेवल और ये लेवल ये सेम होता तो मैं बोलता P ऑफ गैस 1 बराबर P ऑफ गैस 2। लेकिन ये हाइट बढ़ गई, तो बताइए किधर का प्रेशर ज्यादा रहा होगा, गैस 2 का। तो इसका मतलब इससे हमें यह पता चला P ऑफ गैस 2 इज ग्रेटर देन P ऑफ गैस 1। P ऑफ गैस 1 से बड़ा है गैस 2 का प्रेशर। और वो कितना बड़ा है और कैसे उसको डिफाइन करेंगे हम हाइट के टर्म्स में, तो P ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू P ऑफ गैस 1 प्लस H रो जी। भाई इतना हाइट की वजह से जो प्रेशर आएगा H रो जी, उतना और जोड़ देंगे P ऑफ गैस 1 में। ठीक है, तो वो P ऑफ गैस 2 के बराबर हो जाएगा। चलिए केस 2 देखते हैं, इसका जस्ट उल्टा। अब देखिए हाइट उधर राइज कर रही है, इसका मतलब इस बीकर में ये जो गैस 1 है, ये गैस 1 का प्रेशर बड़ा होगा किससे, यहां जो गैस 2 है, यहां पर कोई गैस है गैस 2, वो गैस के बबल्स बना लीजिए।
तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना। तो इससे अपने को क्या दिखाई दिया, इससे अपने को यह समझ में आया कि अब की बार हमारा P ऑफ गैस 1 इज ग्रेटर देन P ऑफ गैस 2, और इसको भी वैसे ही डिफाइन कर देंगे। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। P ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू P ऑफ गैस 2, P ऑफ गैस 2 प्लस H रो जी। रो क्या है, नॉर्मली हम इसमें यूजुअली क्या भरते हैं यहां पर, मरकरी। तो मरकरी की डेंसिटी, अगर कोई दूसरा फ्लूइड होगा तो उसकी डेंसिटी आपको दी जाएगी, जी आपको वही यूज करना है, हाइट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। तो ये था ओपन मैनोमीटर एंड क्लोज मैनोमीटर। अब ये ओपन मैनोमीटर और क्लोज मैनोमीटर को केमिस्ट्री में अप्लाई करना सीखते हैं। एप्लीकेशन पार्ट ही फाइनली आपके काम का होगा, है ना। किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपको वो थ्योरेटिकली तो समझ में आ ही जाती है, याद ही हो जाती है, बट सिलेक्शन हमारा होता है उसके एप्लीकेशन पार्ट से। तो बढ़ते हैं आगे एप्लीकेशन पार्ट पे। चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। A manometer attached to a flask contains ammonia gas, यानी कि यहां पर इसकी बात हो रही है। इस डायग्राम में यहां पर अमोनिया गैस है। ठीक है। Have no difference in mercury level, आप देख सकते हैं फिगर में, आपको समझ में आ रहा होगा। मरकरी लेवल पे कोई भी चेंज नहीं है, मरकरी लेवल सेम है एज शोन इन द डायग्राम। आफ्टर स्पार्किंग इनटू द फ्लास्क देयर इज अ डिफरेंस इन 19 सेंटीमीटर। अच्छा, तो यहां पर क्या हो रहा है, स्पार्क हो रहा है फ्लास्क के अंदर, और स्पार्क होने की वजह से 19 सेंटीमीटर का डिफरेंस देखने को मिला लेवल में ऑफ द 2 कॉलम ऑफ मैनोमीटर। कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। तो देखिए यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया को लेकर और मैनोमीटर को लेकर एक बेहतरीन सवाल बना दिया गया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। बीकर यानी फ्लास्क में अमोनिया गैस, पहले लेवल बराबर, अचानक से स्पार्क हुआ, कुछ डिसोसिएट हुआ होगा, पूछा ही गया है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, तो अमोनिया डिसोसिएट हो गई होगी, और डिसोसिएट होने के बाद 19 सेंटीमीटर का डिफरेंस, डिसोसिएशन के बाद 19 सेंटीमीटर का डिफरेंस। अब इस 19 सेंटीमीटर के डिफरेंस की वजह से परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आप लोगों को, कैसे सॉल्व करें, क्या करें, बट क्वेश्चन अच्छा है और इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। किसी का आंसर आया? चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर अमोनिया का डिसोसिएशन जब हुआ तो 19 सेंटीमीटर का चेंज आया। तो पहले जब यहां पर अमोनिया गैस थी तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता था, और बाद में स्पार्किंग होने के बाद ऐसा क्या हुआ, जो अमोनिया का डिसोसिएशन होने की वजह से हाइट में चेंज आया। तो जब हमारा ये अमोनिया डिसोसिएट होगा तो N2 + 3H2 में होगा। अच्छा, वो पुरानी आदतें अब छोड़ देना, अब यहाँ रिवर्सिबल ना लिखना। तुम कोई इक्विलिब्रियम तो पढ़ नहीं रहे हो, अब तो तुम गैसियस स्टेट पढ़ रहे हो ना, तो सिंगल हेडेड एरो का यूज करना। तो अमोनिया गिव्स अप N2 + 3H2। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या था, जरा फिगर देखिए पीछे। स्टार्टिंग में देखिए P ATM के बराबर P ऑफ द गैस, यानी टाइम t बराबर 0 पर, टाइम t बराबर 0 पर
इसका प्रेशर था 1 atm, इसका प्रेशर कितना था 180, P इज इक्वल टू 1 atm। तब यहां पर कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ था। बात समझ में आ रही है? तब यहां पर कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ था। अब क्या हुआ? अब यहां पर स्पार्किंग हुई जिससे डिसोसिएशन हो गया। ओके, चलिए समझ गए। तो अब यहां पर अगर डिसोसिएशन होगा तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पहले अमोनिया हुआ करता था, अब तो N2 और H2 दोनों हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है फ्लास्क का प्रेशर बढ़ा होगा, और बढ़ेगा तो किधर हाइट चेंज होगा? हाइट किधर बढ़ेगा बताइए? उधर ही बढ़ेगा। तो यहां पर ये 1 माइनस, अगर मैं ये 2x ले लूं टाइम t इज इक्वल टू टी पर, अगर ये 2x ले लूं तो यहां क्या बन जाएगा x, और यहां क्या बन जाएगा 3x। ये सब प्रेशर में चल रहा है 1 atm के हिसाब से। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? टोटल प्रेशर ऑफ गैस, P टोटल ऑफ गैस कितना हुआ? तो ये 1 और ये 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x देख लीजिए, है ना? ये 4x आ गया, तो 1 प्लस 2x टोटल प्रेशर हुआ। अब ये टोटल प्रेशर कितने के बराबर हुआ? तो आप ये भी देख लीजिए, P ऑफ गैस इज इक्वल टू P atm प्लस H rho g, है ना? अब देखिए डेंसिटी अगर कुछ नहीं दी गई है तो आप 1 atm की वजह से ही आप यहां पर चेक कर लीजिए। तो यहां पर H rho g ये लिख देता हूं मैं, और हाइट में जो चेंज आया है वो 19 सेंटीमीटर का आया। तो 1 atm कितने का होता है? 76 सेंटीमीटर का होता है। तो यहां पर अगर 1 मीटर का हाइट में चेंज आया तो मैं रो और जी ना करके इसको 76 से डिवाइड कर दूं तो ये एटीएम में ही आ जाएगा, और ये भी एटीएम में है। और ये देखिए कैंसिल भी आसानी के साथ हो रहा है 1/4, तो 1 प्लस 1/4 कितना हो गया? ये 5/4। ठीक है, तो इस यूनिट को 1 प्लस 2x को आप 5/4 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 प्लस 2x को आप 5/4 लिख सकते हैं। तो यहां से x निकाल लीजिए, कितना आया? यहां से आप x निकाल लीजिए, तो 5/4 और 5/4 भी ना लिखते, 1 प्लस 1/4 लिखते तो 1 1 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता 2x बराबर 1/4, तो x बराबर 1/8। x बराबर क्या आया? 1/8। अब बात आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आपको इधर निकाल के दिखा देता हूं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD मैंने आपको कई जगह सिखा रखा है DOD के बारे में। 1 में कितना डिसोसिएट हुआ? 2x, तो 1 में डिसोसिएट हुआ 2x, सो 2x इज अवर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना? तो 2x हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो 2x का मतलब 2 इंटू 1/8, 2 इंटू 1/8 कितना हो गया? 1/4। 1/4 का मतलब इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% DOD, है ना? अच्छा सवाल, और ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। क्लियर हुआ? ये इक्विलिब्रियम में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और देखिए गैसियस स्टेट में तो दिखाया ही मैंने आपको करके। हाँ, परसेंटेज वाइज अगर बात करेंगे तो 25%, और अगर DOD फ्रैक्शन में बात करेंगे, दोनों आंसर सुन लीजिए, 25% DOD, या तो आप ऐसे आंसर बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे 1/4 फ्रैक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1/8 x की वैल्यू आई है ना, लेकिन 1/8 DOD नहीं है। बात समझ में आ रही है? शुभम ने आंसर किया है, उन्हीं को बता रहा हूं मैं। 1/8 x की वैल्यू, आपका x DOD नहीं है, बल्कि DOD क्या है? 2x। हां, अगर आप x को DOD बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए 1 माइनस x, आप दूसरे तरीके से यहां लिखिए 1 माइनस x। अगर यहां x कम करेंगे तो उसका हाफ यानी x/2 यहां बनेगा, और यहां पर 3x/2 बनेगा। अब जो आएगा x वो आपका DOD होगा, और अभी जो x आएगा वो यही आएगा फिर 1/4। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे सॉल्व कर लीजिए,
ये सब बातें मैंने आपको खूब सारी बता रखी हैं। ओके, समझ आ रहा है ना? चलिए अब आते हैं लॉ पर। तो ये ओपन मैनोमीटर, क्लोज मैनोमीटर तो हो गया। अब हम लोग गैसियस लॉ पे आ जाते हैं। तो गैसियस लॉ में हम सबसे पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, जो कि हमारे आसपास, ये लॉ को हम बड़ी आसानी के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी भी एपरेटस में टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट, और उसके अंदर फिक्स मास ऑफ गैस होनी चाहिए। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जैसे किसी कंटेनर के अंदर हमने ऊपर से पिस्टन लगा रखा और पिस्टन पे हम फोर्स लगा रहे हैं। अब उसके अंदर गैस का मास तो क्या है, फिक्स, टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स। तो अगर हम पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। वो साइकिल में हवा भरने वाले को देखा पहले वाला, अब तो आजकल तो वो सीधा लगाते हैं, चलो भर गया, वो वाला नहीं, जो वो पंप वाला होता है, आप उसको समझ सकते हैं। उस पर फोर्स लगाया, उसके अंदर गैस है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वो गैस उस ट्यूब के अंदर जा रही है। तो अगर आप गैस उस ट्यूब के अंदर ना रखें, थोड़ी देर के लिए ऐसे सोच के देखें कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो पिस्टन पे आप फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो लॉ क्या है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, या फिर आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, अभी ये बात हम लोग प्रूफ भी करेंगे। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, PV बराबर K, PV इज इक्वल टू K। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहले तो आप ये लॉ लिख लीजिए जल्दी से। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। और ये किसी गिवन मास ऑफ गैस यानी फिक्स्ड मास ऑफ गैस के बारे में बोला जा रहा है, गिवन मास ऑफ गैस। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। अब अगर ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ओपन कीजिए, तो PV इज इक्वल टू K आ जाएगा, P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वही ये लिखा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है, यहां तक नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, यहां से आ गया PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो अगर मैं दो गैसों को कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर, तो मुझे मिलेगा P1 V1, प्रेशर P1 V1 वॉल्यूम इज इक्वल टू K, और ठीक इसी तरह से P2 V2 इज इक्वल टू K, कांस्टेंट रहेगा। भाई देखिए, आप प्रेशर बदले अगर फॉर सेम गैस, है ना, ऑन कंपेयरिंग टू सेम गैस एट सेम टेम्परेचर, जिनका अमाउंट भी सेम होना चाहिए, तो प्रेशर बदलेंगे, वॉल्यूम बदलेंगे, प्रोडक्ट तो कांस्टेंट आएगा, P2 V2 भी K आएगा। इसका मतलब P1 V1 बराबर P2 V2, है ना। इससे आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। P1 V1 बराबर क्या आ जाएगा, P2 V2 आ जाएगा। तो PV बराबर कांस्टेंट। अच्छा, इस PV बराबर कांस्टेंट में मैं और इसमें डेंसिटी का यूज कर लूं तो वो कैसे, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा m बाई रो, वॉल्यूम इज इक्वल टू m बाई रो। तो P इंटू m बाई रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गैस का मास तो कांस्टेंट है,
तो भाई कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर लो, तो P बाई रो इज इक्वल टू K डैश मान लीजिए कांस्टेंट हो गया। तो उसी तरह से P1 अपॉन रो 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो 2, ऐसा भी बोला जा सकता है। P1 अपॉन रो 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो 2। ओके, नोट कीजिए जल्दी से, यहां तक नोट कीजिए। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P1 V1 बराबर P2 V2। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा बस, ओके। और P1 अपॉन रो 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो 2। चलिए स्लोप के बारे में जरा जानते हैं, स्लोप को डिफाइन करते हैं। अगर मैं स्लोप को डिफाइन करूं पीवी कर्व में, तो हमारा पीवी कर्व कैसा होता है? अगर मैं पीवी कर्व की बात करूं तो प्रेशर और वॉल्यूम, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा। तो इसके स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा बताइए? इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। क्या यह बात हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव होगा? क्या यह बात हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये इसका स्लोप नेगेटिव होगा पीवी कर्व में? अगर कर सकते हैं तो कैसे? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नेचर है ग्राफ का, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बनता है, इसके ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। मुझे ये बात प्रूफ करनी है कि इसका स्लोप नेगेटिव ही होता है और कुछ नहीं होता है। कैसे प्रूफ करें? देखिए थ्योरेटिकली तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है तो नेगेटिव स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव ही जाएगा, स्लोप यहां पर नेगेटिव बनेगा। और बाकी अगर आप यहां पर मैथमेटिकली इस बात को डिफाइन करना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीका है पीवी इज इक्वल टू के। ठीक है, मुझे स्लोप के लिए क्या चाहिए? डीपी बाई डीवी, एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप जो कि डीपी डीवी का रेशियो दे दे, वही स्लोप को डिफाइन कर देगा। तो डीपी बाई डीवी निकालने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर तो क्या आएगा? पी डीवी प्लस वी डीपी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? 0। तो यहां से अगर आप डीपी बाई डीवी निकालें तो पी डीवी इज इक्वल टू माइनस का वी डीपी, तो डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू माइनस का पी अपॉन वी, तो ये डीपी बाई डीवी ही क्या बन जा रहा है? आपका स्लोप। और ये नेगेटिव साइन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? तो डीपी बाई डीवी आप चेक कर लीजिए, मिल जाएगा आपको नेगेटिव स्लोप। बिल्कुल सही प्रिंस, आपका भी आंसर यही है, डीपी बाई डीवी नेगेटिव होगा। ओके, इसलिए ये ग्राफ इस तरह से बनाया है। जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए अब और भी डिटेल में ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं बॉयल्स लॉ को लेकर, और भी डिटेल में ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं बॉयल्स लॉ को लेकर। ओके, तो ग्राफिकल एनालिसिस पे आते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो पीवी कर्व, ये तो मैंने आपको बता ही दिया पीवी कर्व कैसा होता है। पीवी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये कट नहीं कीजिएगा इधर से, ये ध्यान रखिएगा, ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे। आपको समझ में आ ही रहा होगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं।
ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा पॉइंट बताइए, जैसे मैं यहां पर कुछ मार्क कर देता हूं आपके लिए, तो आप ज्यादा आसानी के साथ मुझे रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है, ये कर्व बना लीजिए पहले तो सिंपल सा। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट मैंने बी बना दिया, यहां पर एक पॉइंट मैंने सी बना दिया, यहां पर एक पॉइंट मैंने डी बना दिया। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और बना देता हूं ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। किस पॉइंट पर साइमल्टेनियसली प्रेशर और वॉल्यूम मैक्सिमम होगा? किस पॉइंट पर साइमल्टेनियसली प्रेशर और वॉल्यूम मैक्सिमम होगा? ढूंढिए इसमें, तब तक मैं कुछ और सवाल आपके लिए तैयार करता हूं। आंसर आया? वेरी गुड, बी। बी वो पॉइंट है, एक्चुअल में इसको आइसोथर्म बोलेंगे। बी वो पॉइंट है, इसको आइसोथर्म बोलेंगे, जहां पर साइमल्टेनियसली प्रेशर और वॉल्यूम ज्यादा होगा, जो कि यहां से टेंजेंट ड्रॉ करने पर भी मिल जाएगा अपने को, है ना। चलिए खैर, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ध्यान से, पीवी कर्व है, 3 कर्व बनाए हैं जो कि T1, T2, T3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बताना है T1, T2, T3 में रिलेशन, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो ग्रेटर और लेसर का साइन यूज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। बताइए, ग्रेटर और लेसर का साइन यूज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। इसके साथ साथ रीजनिंग भी, रीजन भी बताना है, ऐसा क्यों। जैसा कि अमन जी ने लिखा है T1 सबसे बड़ा होगा सर, फिर T2, फिर T3। ठीक है, आपकी बात सुन लेता हूं मैं, लेकिन इसका रीजन भी बताइए, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, तुक्का नहीं चलेगा। तो T1 बड़ा है, फिर T2, फिर T3 सबसे छोटा बता रहे हैं, बट ऐसा है क्यों, यह भी जानना है। कोई आंसर देगा, ऐसा क्यों हुआ। सभी लोग बोल रहे हैं 1, 2, 3, 1 सबसे बड़ा, फिर 2, फिर 3। कोई आंसर भी दीजिए भाई, रीजन भी दीजिए इसका। आंसर तो बता रहे हैं आप लोग, रीजन क्या होगा, रीजन। इसका रीजन क्या होगा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप लोग ऐसा करने के लिए। पूरे बॉयल्स लॉ में देखिए आंसर विद रीजन, आप लोगों का भी देखता हूं मैं, पहले तो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। पूरे बॉयल्स लॉ में यह बात याद रखिए, क्या बात याद रखनी है आपको, ग्रेटर द स्लोप, greater will be, greater the slope, greater will be temperature। अब ये मुझे सपना तो आया नहीं होगा, तो ये कहां से आ रही है भाई ये बातें,
कि ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर। देखिए आप लोग बॉयल्स लॉ में पढ़ते हैं पीवी बराबर के, और अगर इसको आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी से हम कंपेयर करें, कभी भी ऐसा कुछ करना हो तो पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, यानी आपको मिल गया के बराबर एनआरटी मिल गया। अब देखिए एन तो फिक्स है, कांस्टेंट है, और आर भी फिक्स है, वो भी कांस्टेंट है। दैट मींस स्लोप के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर। ग्रेटर द स्लोप, अरे वाह बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, बात समझ में नहीं आई। मैथमेटिकली T1 इज ग्रेटर, हाँ भाई, लेकिन ये मैथमेटिकली जो मैथमेटिशियन ने बताया होगा उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा कि उसको भी सपने आए थे ऐसे कुछ करने के लिए। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर, देख लीजिए यहां ध्यान से। तो आंसर क्या बन जाएगा? तो इसका आंसर बन जाएगा T1 सबसे बड़ा, देन T2, देन T3। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर। स्लोप किसका बड़ा है देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ओके, सहमत है मेरी बात से आप? रीजन समझ में आ रहा है? इस तरह से आप किसी को भी बड़ी आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि उसके आगे फिर कुछ इफ बट बचेगा ही नहीं। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर कहां से आया? पीवी इज इक्वल टू के, पीवी बराबर एनआरटी, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, तो अगर स्लोप बड़ा होगा तो टेम्परेचर भी बड़ा होगा, पूरे बॉयल्स लॉ में ये लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाना है मुझे। P वर्सेस 1/V का ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखिए P वर्सेस 1/V का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ आपका कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। समझ में बात आ रही है? 11th वाले बच्चे ध्यान से देखें। PV इज इक्वल टू क्या होता है? K। PV इज इक्वल टू K होता है, तो मैंने यहां पर क्या कर रहा हूं? P इज इक्वल टू 1/V इंटू K, बस इतना ही तो कर रहा हूं। P इज इक्वल टू 1/V इंटू K, ऐसे ही तो लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब मुझे इसको y एक्सिस पे बनाना है और मुझे इसको x एक्सिस पे बनाना है, तो ये y बराबर mx जैसा नहीं बन गया? बताइए, ये y बराबर mx बना कि नहीं बना? तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सीधा। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, कितना समझ में आ रहा है ये मैं जान लेता हूं। स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। अगर मेरे से थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो आप भी स्केल रख के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। आप लोग गलती मत कीजिएगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जैसे मुझे व्हाइट वाली लाइन लग रही है थोड़ी टेढ़ी, ठीक है। आपको पता ही चल गया होगा मैं क्या पूछने वाला हूं आप लोगों से। T1, T2, T3 बताइए। T1, T2, T3 को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे? T1, T2, T3 अरेंज कीजिए। आंसर बोलिए जल्दी से, टाइम ना लगाइए। रीजन भी आपको मालूम है अब तो। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर, सबसे बड़ा स्लोप यही है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा T3, देन T2, देन T1। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। रीजन सेम रहेगा वही, ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर। चलिए अगले पे आए, नोट कर लिया ये। अगला ग्राफ किसका है? पीवी वर्सेस वी का। पीवी वर्सेस वी का ग्राफ कैसा बनेगा? तो भाई पीवी बराबर तो कांस्टेंट होता है, फिर चाहे यहां पर वी हो या पी हो, हमें क्या करना?
तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो सीधी लाइन बना दीजिए, स्ट्रेट लाइन है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्या पूछूंगा, समझ गए? चलिए देखते हैं क्या पूछ सकते हैं आपसे और आप क्या जवाब देते हैं। बना लीजिए फिर से 3 लाइनें। T1, T2, T3, ठीक है, बताइए, अरेंज कीजिए। T1, T2, T3 कैसे अरेंज करेंगे बताइए। T1, T2, T3 आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। PV बराबर कांस्टेंट, फंक्शन तो यही है, PV वर्सेस V के बीच में बनाएंगे, विनीता, हिमांक, अनिकेत सभी का कहना है इक्वल होगा। अच्छा, सिर्फ अमन का आंसर अलग आ रहा है, T1 बड़ा होगा, फिर T2, फिर T3। जल्दी से बताइए, जल्दी से ढूंढिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। यही सब एप्लीकेशन पार्ट है। अगर सिर्फ आपको यह बताना होता P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो ये बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ने से थोड़ी ना सिलेक्शन होने वाला है यार। या तुम्हें क्या लगता है मेंस तक के एग्जाम में या नीट तक के एग्जाम में ये बात पूछेगा? ये नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन पार्ट पूछेगा। अगर इतना सिंपल होता तो मैं पढ़ाता ही नहीं, सीधा रियल गैस पे आ जाता, है ना। तो अपने को गैस लॉ के एप्लीकेशन पार्ट बहुत अच्छे से सीखने हैं, वही काम के हैं, और उन्हीं में अपना समय अपने को लगाना है। बाकी सारी चीजें समय बर्बाद करेंगी। तो थ्योरी बहुत ना के बराबर है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा T1, T2, T3 में क्या होगा, आंसर बोलिए। कई लोग कह रहे हैं आंसर सेम होगा, T1, T2, T3 सेम होगा। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, ये गलत है। इसका सही आंसर है सबसे बड़ा T1, अमन का आंसर बिल्कुल सही था, उससे छोटा T2 और सबसे छोटा T3। मैं बताता हूं ऐसा क्यों लगा आपको। ऐसा आपको इसलिए लगा क्योंकि मैंने कहा PV बराबर कांस्टेंट होता है, PV बराबर कांस्टेंट होता है, तो PV का प्रोडक्ट K के बराबर हो गया, और K तो सबका सेम होगा। नहीं, अभी अभी आपको सिखाया ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर। तो अगर आप ये देखिए कि कौन से PV की वैल्यू बड़ी दिख रही है, इसकी, फिर उससे छोटी इसकी, फिर उससे छोटी इसकी, तो इसका K सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका। समझ में आ रहा है? एंड ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर, तो T1 सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T3। इस सवाल में ज्यादातर लोग गलत करते हैं, तो ये ध्यान से रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। T1, T2, T3 इक्वल नहीं होंगे भाई। अरे सभी लोग बोल रहे हैं ऑल आर इक्वल, क्यों भाई, कैसे सब बराबर हो जाएगा? ये गलत है आंसर आप लोगों का। सबसे बड़ा T1, उससे छोटा T2 और सबसे छोटा T3। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर, PV इज इक्वल टू K, PV इज इक्वल टू K। K की वैल्यू ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, तो इस वाले गैस के लिए इसका K की वैल्यू सबसे ऊपर है कि नहीं, क्योंकि ये PV इज इक्वल टू K के बराबर है। यहां पर PV की वैल्यू कम है, यहां पर PV की वैल्यू और कम है, तो आप K नहीं दिख रहा है आपको, आप K को कांस्टेंट है, बराबर क्यों ले रहे हो उसको सबको? ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है। हर साल मैं जब ये टॉपिक में ये ग्राफ स्टार्ट करता हूं तो ज्यादातर 80%, 90% लोग इसका आंसर T1 बराबर T2 बराबर T3 ही देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है और आएगा तो बहुतों का गलत भी होगा।
और आपको नहीं लगता ये जब भी क्वेश्चन जेई मेन या नीट में आएगा तो वो प्यारा वाला ऑप्शन भी होगा T1 बराबर T2 बराबर T3, है ना? तो जरूर होगा, -1 देना है तो इसलिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ आप लोग खुद बनाइए। log P वर्सेस log V का ग्राफ कैसा बनेगा? log P वर्सेस log V, log P वर्सेस log V का ग्राफ कैसा बनेगा? बनाइए। सेम फंक्शन तो आपको पता ही है, log लगा दीजिए। इधर देखिए PV इज इक्वल टू K, PV इज इक्वल टू K होता है तो इसमें आप क्या करिए, दोनों साइड log लगा दीजिए, मिल जाएगा आपको। log P प्लस log V इज इक्वल टू log K, तो log P इज इक्वल टू माइनस का log V प्लस का log K, तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये -1 आपका स्लोप हो गया, और ये log V को आप x एक्सिस पे बनाएंगे तो ये इंटरसेप्ट आ गया। y बराबर mx प्लस c, स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग। ये m बराबर tan थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। क्लियर है? देख लीजिए यहां तक। कुछ पूछना है इसमें? यहां तक कोई डाउट? जल्दी से देखिए और बताइए। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट? ग्राफिकल एनालिसिस क्लियर है? इस तरीके के ग्राफ पूछे जा सकते हैं आपसे। PV का PV वर्सेस V, P वर्सेस 1/V या log के टर्म में। ओके, तो इसी के साथ आज का अपना लेक्चर नंबर 1 हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।